नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं हम केरल से, जहां पर राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच एक टकराव निकलकर सामने आया है। इसके चलते उन्हें चांसलर पद से हटा दिया गया है और केरल सरकार ने राज्यपाल को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया है। सरकार का कहना है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित शख्सियत को आरिफ मोहम्मद खान की जगह लाने के लिए नियमों में ये बदलाव किया जा रहा है। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट पास्ड एनी aspersion। हेट स्पीच केस में अयोग्य ठहराए गए सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। इस फैसले पर स्टे की उनकी याचिका रामपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी कि उनकी अयोग्यता जो है वो कायम रहेगी और इसके साथ अब रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 5 दिसंबर को रामपुर में वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुरुवार सुबह से ही रामपुर सेशन कोर्ट में गहमा गहमी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में हुई सजा पर स्थगन की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील गरिमा सिंह ने बहस की, जबकि आजम खान की तरफ से भी वकीलों की पूरी फौज मौजूद रही। करीब 1 घंटे चली इस बहस में आजम खान के वकीलों ने कथित हेट स्पीच की सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कहा गया कि प्राथमिक सबूत वह कैमरा था जिसमें कथित हेट स्पीच की रिकॉर्डिंग की गई और जिस चिप पर रिकॉर्डिंग थी उसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए आजम खान के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होता है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आजम खान ने हेट स्पीच पर कभी ये नहीं कहा कि ये उनका भाषण नहीं है। वो सांसद रहे हैं और भाषण देते वक्त उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आजम खान को अयोग्य ठहराने की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी तरफ से और उनकी तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए और तर्क रखने के पश्चात वर्तमान परिवेश के दृष्टिगत न्यायालय ने जो उनके स्टे एप्लीकेशन को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान को अयोग्य ठहरा दिया था। इसी के चलते आजम खान कम से कम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को सेशंस कोर्ट का फैसला आने के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का भी रास्ता साफ हो गया है। आजम खान की हेट स्पीच की शिकायत करने वाले बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने इसे सच की जीत बताया। हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रामपुर की सियासत आजम खान के परिवार के बिना अधूरी मानी जाती है। 1980 से ही आजम खान यहाँ सक्रिय हैं। जानकार बताते हैं कि आजम खान के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के भी चुनाव न लड़ने की अटकलें हैं। उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला पहले से ही विधायक है, जबकि बड़ा बेटा अब तक राजनीति से दूर ही रहा है। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान को अब तक इतने कानूनी झटके मिले हैं कि इस हेट स्पीच में अयोग्यता का स्टे एप्लीकेशन खारिज होना भी इसी की एक कड़ी भर है। लेकिन इस फैसले ने आजम खान को सियासी तौर पर जरूर कमजोर किया है और रामपुर के विधानसभा के उपचुनाव में शायद इस बार आजम खान के परिवार का कोई न लड़े। रामपुर से सचिन गुप्ता और तमकीन खान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की, जहां दोनों चरण के लिए बीजेपी ने कुल 182 सीट में से 160 सीटों के लिए कल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये घोषणा की। आपको बता दें कि 160 उम्मीदवारों की सूची में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कांग्रेस छोड़कर आए हार्दिक पटेल और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का नाम शामिल है। बीजेपी ने अभी 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। गुरुवार को जिन उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं उनमें से 84 पहले चरण के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की, इसमें उसने अपने 69 विधायकों को टिकट दिया।
38 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनकी जगह पर 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है। साथ ही बीजेपी की लिस्ट में 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल हादसे का भी असर दिखा। बीजेपी ने मोरबी के विधायक ब्रजेश मिर्जा को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह कांतिलाल भाई को टिकट दिया गया है। बीजेपी की इस सूची में हम देख रहे हैं कि 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे 7 उम्मीदवारों को अभी इस लिस्ट में नाम शामिल है और इस सूची में 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो वीर बगाम से टिकट उनको दिया गया है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। प्रमुख रूप से पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी चूड़ासमा। अभी तक 38 लोग हैं जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन वो सहमति के साथ भी काफी लोगों को किया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव की भी बात करते हैं। आरजू, आप खुद वहां से ताल्लुक रखती हैं, तो किस तरह का प्रचार वहां पर चल रहा है और वो थम चुका है, कैसा मुकाबला नजर आ रहा है, बताते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा रखी है। कल प्रचार तो थम गया, लेकिन किस तरह से ये पूरा प्रचार हुआ इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के सिरमौर में प्रचार करने पहुंची। प्रियंका के साथ हिमाचल में पिछले एक हफ्ते से कैंप कर रहे भूपेश बघेल भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी वादे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया। अग्निवीर योजना से लेकर महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी पर हमला किया। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए, तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन न मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। कांग्रेस की ओर से हिमाचल के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के अलावा केंद्रीय नेतृत्व से कोई खास नजर नहीं आया। वो इस बात को समझते थे। इतना जरूर हुआ कि प्रचार के आखिरी दिन पहले नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने सिर्फ शिमला में 2 रैलियां कर दी। बागियों से जूझ रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार के आखिरी दिन फतेहपुर विधानसभा में प्रचार किया, जहां बीजेपी को बागी कृपाल परमार से चुनौती मिल रही। बोलो आपका रखवाला कौन है? ये मुद्दे हैं जिस पर आपको चुनाव लड़ना है, ये मुद्दे हैं जिस पर आपको आशीर्वाद देना है। आप बताइए, आपने यहां से अनुराग ठाकुर को भेजा बटन दबाकर, तो धारा 370 समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हिमाचल का चुनाव जेपी नड्डा के लिए प्रतिष्ठा का एक सवाल बन चुका है। बीजेपी के कई बागी कह चुके हैं कि वो जेपी नड्डा से नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में कुल 5 रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 50 से ज्यादा रैलियां की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 से ज्यादा रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 से ज्यादा रैलियां की। बागियों से जूझ रही बीजेपी को पता है कि उनको नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखे हुए हैं। मोदी जी भी अपनी रैलियों में कहते हैं कि आप कुछ मत देखिए, मुझे देखिए, मुझे याद कीजिए और बीजेपी को वोट देके आइए।
कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के बागियों के सहारे वो सत्ता में वापसी कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना से उन्हें बहुत उम्मीद है कि राज्य के कर्मचारी और उनका परिवार उनको वोट करेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि राजा वीरभद्र सिंह की मौत के बाद उनके पास हिमाचल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो अब हिमाचल की जनता के ऊपर है कि वो यहाँ राज बदलती है या रिवाज। शिमला में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने 2 पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी कि लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14% से 27% का बिल पेश करने जा रही है। ये दोनों वादे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने किए थे। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% तक किया जाना है। अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से बढ़ाकर 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12% तक किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, क्योंकि अब 10% का कोटा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र से गुजर रही है। गुरुवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले नांदेड़ पहुंची। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे, वो उसमें शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर को तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। राहुल गांधी नांदेड़ और बुल्डाना में 2 रैलियों को भी संबोधित करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, एनसीपी विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलते नजर आए। राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए महाविकास अघाड़ी की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी के नेता कांग्रेस की सभा में भी नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र से गुजर रही है। इस दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र से मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हाल ही में महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात गए, कई औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया और एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की। अभी तक शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ही ये मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। 15 लाख हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। महाविकास अघाड़ी की एकजुटता मुंबई में भी देखने को मिली, जहां जेल से जमानत पर बाहर आए शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगले ही दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। संजय राउत ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। भारत जोड़ो यात्रा का मैं स्वागत करता हूं। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं जरूर राहुल गांधी जी के साथ जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता। गुरुवार के दिन एनसीपी के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं शुक्रवार के दिन शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और इसके जरिए भारत जोड़ो यात्रा का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत महाविकास आघाड़ी मौजूद है, ये एक संदेश महाराष्ट्र में बनी नई सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। नांदेड़ से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं संजय राउत के, जिनके सुर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में 3 महीने बाद जेल से बाहर आए शिवसेना नेता संजय राउत के सुर क्या वाकई में नरम पड़ गए, सवाल है, क्योंकि पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने ईडी के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की।
103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यांना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है, लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की इजाजत प्रशासन ने दी। हालांकि इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बेंगलुरु में भी टीपू जयंती मनाई गई। आपको बता दें 10 नवंबर को सरकारी खर्च पर टीपू जयंती मनाने की शुरुआत 2015 में सिद्धारमैया ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उस वक्त उसकी शुरुआत की थी। बाद में बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि इतिहास के मुताबिक 10 नवंबर को ना तो टीपू का जन्म हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु। देखते हैं निहाल के दुबई की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और विधायक जमीर अहमद खान टीपू सुल्तान की वेशभूषा में जश्न बेंगलुरु शहर में मनाया जा रहा है। यह दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के पास देवनाहल्ली की है। टीपू के वंशज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जहां 1 दिसंबर 1751 को टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। बर्थप्लेस है हजरत टीपू सुल्तान चीत का, जो तामीर री-रेनोवेटेड फोर्ट है, कई मंदिर हैं जो बनाए हजरत टीपू सुल्तान, वो है। और एक देवस्थान है, जिस देवस्थान का नाम हनुमान देवस्थान है, जहाँ पे गोवर्धन स्वामी टीपू सुल्तान चीत को भगवत गीता और अदर रिलीजन के कॉन्सेप्ट जो सिखाए, वो उनकी मंदिर वहाँ पर है। 10 नवंबर 2015 के दिन दीपावली थी। उसी दिन टीपू जयंती मनाने की शुरुआत उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के पास मन्यम अयंगार ब्राह्मण इस दिन दीपावली की जगह मातम मनाते हैं। उनका आरोप है कि इसी दिन टीपू सुल्तान ने बड़ी संख्या में उनके पूर्वजों का कत्लेआम करवाया था। हालांकि इतिहासकार इससे सहमत नहीं। सवाल ये उठता है कि जब 10 नवंबर को न तो टीपू का जन्मदिन है और न ही इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो फिर सिद्धरामैया ने टीपू जयंती किस आधार पर 10 नवंबर को मनाने का फैसला किया? इसका जवाब सिद्धरामैया कभी नहीं दे पाए, और न ही वो लोग जो टीपू जयंती इस दिन मनाते हैं। टीपू का जन्मदिन उसी दिन है, 10 नवंबर को ही हजरत टीपू सुल्तान ने पैदा हुए थे। लेकिन वो तो 1 दिसंबर बताते हैं। नहीं, हमारे हिसाब के अंदर से 10 दिसंबर। टीपू सुल्तान के समर्थन और विरोध को लेकर आज मुट्ठी भर लोग दोनों तरफ से भले ही तलवार खींच लें,
लेकिन टीपू सुल्तान अपने महल से निकलकर लोकगीतों, किताबों और रंगमंच तक पहुंच चुके हैं। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप पेश करते हैं गिरीश कर्नाड का लिखा मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान के ख्वाब, ट्रांसलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय जफर मुहिउद्दीन। हमारे 3 दुश्मन हैं, अंग्रेज, मराठा और निजाम। टीपू सुल्तान में वो सभी खूबियां और खामियां थी जो उस दौर के राजा महाराजाओं में हुआ करती थी, लेकिन सदियों बाद टीपू सुल्तान को एक बार फिर जिंदा किया गया है राजनीतिक हित साधने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल दुबई, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम से खबर है, जहां के सेक्टर 9 के चिंटेल्स सोसाइटी के डी ब्लॉक को गिराया जाएगा। वहीं ई और एफ ब्लॉक को प्रशासन ने तत्काल खाली करने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में ये आया कि इन ब्लॉक में स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं और ये रहने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक हैं। पर यहाँ रह रहे लोग खाली करने के इस फरमान से खासा नाराज हैं, खाली करने को राजी भी नहीं है। ये वही सोसाइटी है जहां डाइनिंग स्पेस का जो 6 मंजिल फरवरी में जमींदोज हो गया था और इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के 3 ब्लॉक खोखले हैं। करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं। ई और एफ ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं। अश्विनी अपने घर के हर कोने में पड़ी दरारों को दिखाते थक नहीं रहे। अंदर से बाहर हर जगह दरार। और ये अब यहाँ से देखोगे ना, डर हर वक्त का है, पर बिना किसी लिखित आश्वासन के घर खाली करने को राजी नहीं। कहा जाता जान है तो जहान है। अब यहाँ पे जान पर भी आफत है, हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि खाली कर लेना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक हम खाली नहीं करेंगे। हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी आश्वासित हो, तभी कुछ स्टेप लेंगे। किसी की तो जमा पूंजी लगी है, पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं। हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है, जान अटकी है, पर घर छोड़ना मुश्किल है। डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन जरूर होती है कि भाई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें। और अभी आए हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे। हर साल मकान चेंज करना है, मतलब कोई इजी टास्क नहीं है मकान चेंज करना बार बार। एक बार चेंज करने के बाद में महीना भर तो सेटल होने में लग जाता है। तो वही सारी टेंशन है। अब यहाँ पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं कि नए मकान में जाएंगे, वहाँ लेंगे। वहीं चिंतल्स पैराडीसो का ये डी ब्लॉक गिराया जाएगा। इस साल फरवरी में इसकी 6ठी मंजिल से नीचे तक का डाइनिंग स्पेस अचानक गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब यहाँ से बेघर हुए लोगों को आसरा तो मिला, पर कोई ठोस आश्वासन नहीं। हमारे को एक ऐसा फ्लैट दें जो इसके जैसा ही हो, हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही। फ्लैट को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि इधर वी गेट अ रिप्लेसमेंट इन द सेम सोसाइटी फॉर द सेम फ्लैट और वी गेट द राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। प्रशासन ने डी ब्लॉक को गिराने और ई और एफ ब्लॉक को तुरंत खाली करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस आदेश पर आरडब्ल्यूए को ऐतराज है। तो हम लोग तब तक टावर खाली नहीं करेंगे, तब तक हमें या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना दें या हमारा रहने का करें और एक कमिटमेंट हो विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी तीसरी डिमांड पे हम कोई बात नहीं कर रहे। बाकी हम प्रशासन के आदेश से बड़े नाराज हैं। वो यूनिलैटरल अपना बैठते हैं और एक आदेश पारित कर देते हैं, ना तो हमसे डिस्कस करते, ना प्रॉब्लम को समझते। कहते हैं जान है तो जहान है। यहाँ जान जोखिम में है, पर हर जोखिम मंजूर, क्योंकि इस जहां को बनाने में पूरी पूंजी लग गई। यहाँ रहने पर भी जान पर बनी है, निकलेंगे तब भी जान पर ही आएगी। तो एक तरफ प्रशासन का फरमान है, दूसरी तरफ यहाँ रहने वालों की अपनी चिंताएं और फिक्र। गुरुग्राम से परिमल कुमार,
NDTV इंडिया। और यहाँ पर बात करते हैं अब हम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि अगले साल दिल्ली में होने जा रहा है और यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की इनामी रकम रखी गई है। गोल्ड मेडल विजेताओं को भी $1 लाख की रकम हासिल होगी और वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन जो है काफी उम्मीदें रख रहे हैं। तो गोल्ड मेडल के साथ रकम जीतकर अपने लिए वो मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं। उनके सपने लगातार बड़े हो रहे हैं। अपने सपने और जिद को लेकर निखत ने NDTV से खास बातचीत की, सुनिए। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन के सपने अभी 7वें आसमान पे हैं। बहुत सारे सपने पूरे हुए निखत, तो बहुत सारे अब बाउट जीत रही हैं, लेकिन वहाँ रिंग के बाहर बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे सारे सपने मेरे मेडल के से ही अटैच है। तो वो एक मेडल जीतने के बाद सारे सपने धीरे धीरे एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं एंड मुझे बहुत खुशी है। आपने बहुत एक्साइटेड होकर फ़ोन किया कल मुझे कि सलमान खान से मिल गए, और आप बहुत पहले से कह रहे थे कि सलमान खान से मिल। जी हाँ, बचपन से मेरा सपना था उनसे मिलने का और मैंने सबसे पहले आपके ही चैनल पे मैंने बोला था NDTV पे कि मेरा सपना है उनसे मिलना और फाइनली कल वो हकीकत में हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। निखत, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे मैरी कॉम थी, एक मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक तरह से रिप्लेस करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मर्सिडीज़ की बात कर रही हैं आप, घर की बात कर रही हैं, बॉक्सिंग एक अलग लेवल पे आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैरी कॉम एक लेजेंड है, तो उन्होंने जो उनका अचीवमेंट रहा है, आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जो इतना अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं उनके जितने मेडल्स हासिल करूं और जीतूं अपने देश के लिए और अपने देश का नाम ऐसे ही प्राउड फील कराते रहूं। एक बहुत बड़ी बात है कि 20 करोड़ रुपया अगर इसमें आ रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और आप पहले जीत भी चुकी हैं, ये बाकी बॉक्सर्स के लिए या इंडिया में बॉक्सिंग को फिलिप देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। एक तरफ से बॉक्सिंग में मोस्टली सारे मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग आते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो भी जितने भी बॉक्सर्स जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। तो वो डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने की। आपके लिए अगला साल और उसका अगला साल बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है और फिर पेरिस। बिल्कुल, आने वाले 2 साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मेन नेक्स्ट ईयर से ही सारे कंपटीशन स्टार्ट है। सबसे पहला मेरा एम वर्ल्ड चैंपियनशिप रहेगा जो इंडिया होस्ट करने वाली है, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड फिर उसके बाद मेरा मेन फोकस रहेगा एशियन गेम्स पे, बिकॉज एक तरफ से वो ओलंपिक क्वालिफायर्स भी है, तो मेरा फोकस यही रहेगा कि वहाँ पे मैं गोल्ड जीत के अपने पहले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लूँ। माइंड में पेरिस आने लगा? बिल्कुल, माइंड पहले से ही चल रहा है, तो पेरिस तो हमेशा से ही माइंड में है, बस मेहनत उस हिसाब से पहले जो करती थी अभी उससे डबल करनी पड़ रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप पेरिस में एक और बड़ा सपना पूरा। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम झारखंड की, जहां पर विधानसभा का एक विशेष सत्र आज फिर से यहां पर बुलाया गया है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने 2 पुराने वादे जो किए थे उसको पूरा करने के मकसद से इस सत्र को बुलाया गया है, जिसमें स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी कि लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14% से 27% का बिल पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों ही वादे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने किया था। कई आरक्षण नीति के तहत अब जो नई आरक्षण नीति है उसके तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% तक किया जाना है। वहीं अनुसूचित जनजाति का जो कोटा है वो 26 से 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12% तक किया जाना है। आपको ये भी बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का जो कोटा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा।
तो ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है और खासतौर से ये 2 बिल जो पेश किए जाने हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बताएं, ये जो वादे किए गए थे, 2 वादे पहले किए गए तो उसको निभाने के लिए ये मकसद से आज विशेष सत्र बुलाया है। किस तरह से तमाम दल इसको देख रहे हैं और क्या कुछ अंतर फिर आ जाएगा, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जया कि झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन और खासकर उनके जो एक प्रमुख सहयोगी हैं कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान ये वादा किया था कि जो स्थानीय नीति है वो 1932 के खतिहान के आधार पर निर्धारित होगी। तो ये वादा वो पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण बीजेपी की सरकार में, इससे पहले की जो बीजेपी की सरकार थी उस समय वो कोटा कम किया गया था, तो उसे 14 से 17% किया गया। लेकिन जया, साथ ही साथ जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनका जो रिजर्वेशन अभी फिलहाल 26% था उसे भी बढ़ाकर 28% किया गया है। जो अनुसूचित जाति यानी कि दलित वर्ग का जो 10% का आरक्षण है वर्तमान में उसे 12% किया गया है। तो ये कुल जमा 77% हो जाएगा। अब चिंता इस बात को लेकर है कि सभी को मालूम है, हेमंत सोरेन को भी मालूम है कि ये दोनों मुद्दा इतना संवेदनशील है कि भले ही विपक्ष उनके इस मूव की कुछ भी आलोचना करे, कोई भी मीनमेक निकाले, लेकिन विधानसभा के अंदर इस बिल का विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल उनके अपने सहयोगियों के बीच में है कि आखिर ये मामला जब न्यायालय के में जाएगा तो सरकार इसे कैसे डिफेंड करेगी। तो सरकार के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हेमंत सोरेन के सलाहकार हैं उनका कहना है कि एक बार राज्यपाल का इस बिल पर सहमति हो जाने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू से एक तरह से बचा जाए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है कि झारखंड में राज्यपाल भी जो हैं वो बीजेपी के हैं और वो वही करेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा कि चुनाव आयोग का जब उन्हें हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में जब चुनाव आयोग का जो भी उन्हें अनुशंसा आया उस पर वो आज तक उन्होंने अपना निर्णय नहीं लिया है, उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। तो ऐसा इतना ये बिल पास कराकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार, खासकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला झाड़ेगी। लेकिन इसे असली जामा ये या लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा या इसे असली जामा कैसे पहनाया जाएगा, सरकार जो अपने एक्शन पे काम कर रही है, जो सरकार की नीति है या रणनीति है उस पर बीजेपी उसे इंडोर्स करेगी, वो शायद उतना आसान नहीं दिख रहा है। जया जी, इतना आसान नहीं दिख रहा है। यहाँ मनीष संक्षेप में ये भी बताएं, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जाहिर सी बात है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो सत्र है क्या आसानी से बिल पास होता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि विपक्ष भी शायद उसके खिलाफ बोलने से बचे? देखिए जया, बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसे मूर्त रूप देना यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कराना उतना ही मुश्किल है। पहला तो इसका जो सबसे बड़ा स्टेप होगा वो यह है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि न्यायालय में, वो चाहे झारखंड उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वहां पर 1 से अधिक याचिकाएं दायर की जाएगी। क्योंकि सरकार की जो रणनीति है वो सब जानते हैं कि सरकार चाहेगी कि केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार हेमंत सोरेन के अनुसार क्यों काम करेगी। वो नहीं चाहेगी कि हेमंत सोरेन इतना बड़ा क्रेडिट ले लें, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर भी लेगी तो उसका क्रेडिट जो है वो हेमंत सोरेन को मिलेगा, राजनीतिक लाभ हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि वैसा कोई कदम वो उठाए। उसकी कोशिश यही होगी कि या तो ये न्यायालय से स्ट्रक डाउन हो जाए या इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अगर जया आपको याद हो, पिछले साल भी आज ही के दिन यानी कि 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में जो जनसंख्या के ऊपर में जो जनसंख्या नीति के ऊपर में एक बिल पास कराया गया था कि सरना कोड को लागू किया जाए। ये मामला अभी भी केंद्र सरकार के पास उस समय झारखंड विधानसभा से पारित कराकर केंद्र के पास भेजा गया था कि जो भी नई जो ये पॉपुलेशन का जो भी
जब भी काउंटिंग हो तो उस समय जो है झारखंड के अंदर सरना कोड को लागू किया जाए। लेकिन ये भी जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक ये मामला जो है वो केंद्र के पास विचाराधीन है। हाँ। इसे लागू करेगी या नहीं लागू करेगी। हालांकि अभी भी जो नई जनसंख्या का जो नया काउंटिंग होना था वो अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। जया, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से इसको अमली जामा पहनाना इतना आसान भी नहीं होगा हेमंत सोरेन सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। जैसे ही ये सत्र की शुरुआत होगी आपके पास हम वापस लौटेंगे। और अब खबर केरल से, जहां पर राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव जारी है और इसके चलते उन्हें चांसलर पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें केरल सरकार ने राज्यपाल को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया है। सरकार का कहना है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित शख्सियत को आरिफ मोहम्मद खान की जगह लाने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। और हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरह से यहाँ चांसलर पद से हटाया गया और ये कहा गया है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित शख्सियत को लेकर आया जाएगा, नियमों में बदलाव किया गया है, किस तरह की राजनीति यहाँ पर आपको नजर आ रही है? देखिए जया, मैं देख रहा था करीब एक हफ्ते पहले जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद के लिए जो राज्य सरकार ने नियुक्ति की थी उसको बदलकर जो राज्य सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर थी सीजा थॉमस, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी थी। और इसके एक हफ्ते बाद अब केरल सरकार ने पलटवार करते हुए एक जो कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके नियमों में बदलाव करके अब गवर्नर को जो चांसलर पद से हटा दिया है। और इससे बिल्कुल साफ है कि जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि करीब 9 जो वाइस चांसलर थे केरल के अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उनको शो कॉज नोटिस केरल गवर्नर की तरफ से भेजा गया था और ये कहा गया था कि उनकी नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से की गई है और उन्हें उनके पद से हट जाना चाहिए। और उसके बाद से ही ये टकराव लगातार बढ़ता रहा है। और अब ऐसा साफ है कि इस फैसले के बाद केरल सरकार ने एक मैसेज जरूर दिया है गवर्नर को कि राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उनके कामकाज में अगर वो दखल अंदाजी करेंगे और इंटरफेयर करते हैं तो ये सरकार को स्वीकार नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने नियमों में बदलाव करने की ये प्रक्रिया की शुरुआत की है। एक राजनीतिक मोर्चा भी जो केरल में सत्ताधारी दल है उसने खोला है केरल गवर्नर के खिलाफ। और आपको पता होगा कि जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, वो राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की एक कवायद भी शुरू कर चुके हैं। जया जी बिल्कुल, तो यहाँ पर केरल सरकार को लगता है कि जिस तरह से राज्यपाल काम कर रहे हैं वो बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने नियमों में बदलाव करते हुए जो यूनिवर्सिटी है, केरल सरकार ने राज्यपाल को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी को चांसलर पद से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को हटा दिया है। और अब बात करते हैं हेट स्पीच केस में अयोग्य ठहराए गए सपा नेता आजम खान की, जहां उनको एक बड़ा झटका लगा है और इस फैसले पर स्टे की उनकी जो याचिका थी रामपुर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। यानी उनकी अयोग्यता कायम रहेगी। और इसके साथ ही अब रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 5 दिसंबर को रामपुर में वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। गुरुवार सुबह से ही रामपुर सेशन कोर्ट में गहमा गहमी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में हुई सजा पर स्थगन की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील गरिमा सिंह ने बहस की, जबकि आजम खान की तरफ से भी वकीलों की पूरी फौज मौजूद रही। करीब 1 घंटे चली इस बहस में आजम खान के वकीलों ने कथित हेट स्पीच की सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कहा गया कि प्राथमिक सबूत वह कैमरा था जिसमें कथित हेट स्पीच की रिकॉर्डिंग की गई और जिस चिप पर रिकॉर्डिंग थी उसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए आजम खान के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होता है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आजम खान ने हेट स्पीच पर कभी ये नहीं कहा कि ये उनका भाषण नहीं है। वो सांसद रहे हैं और भाषण देते वक्त उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आजम खान को अयोग्य ठहराने की निचली अदालत के फैसले पर
रोक लगाने से इनकार कर दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी तरफ से और उनकी तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए और तर्क रखने के पश्चात वर्तमान परिवेश के दृष्टिगत न्यायालय ने जो उनके स्टे एप्लीकेशन को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान को अयोग्य ठहरा दिया था। इसी के चलते आजम खान कम से कम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को सेशंस कोर्ट का फैसला आने के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का भी रास्ता साफ हो गया है। आजम खान की हेट स्पीच की शिकायत करने वाले बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने इसे सच की जीत बताया। हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। तो एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रामपुर की सियासत आजम खान के परिवार के बिना अधूरी मानी जाती है। 1980 से ही आजम खान यहाँ सक्रिय हैं। जानकार बताते हैं कि आजम खान के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के भी चुनाव न लड़ने की अटकलें हैं। उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला पहले से ही विधायक है, जबकि बड़ा बेटा अब तक राजनीति से दूर ही रहा है। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान को अब तक इतने कानूनी झटके मिले हैं कि इस हेट स्पीच में अयोग्यता का स्टे एप्लीकेशन खारिज होना भी इसी की एक कड़ी भर है। लेकिन इस फैसले ने आजम खान को सियासी तौर पर जरूर कमजोर किया है और रामपुर के विधानसभा के उपचुनाव में शायद इस बार आजम खान के परिवार का कोई न लड़े। रामपुर से सचिन गुप्ता और तमकीन खान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के पेड़ इलाके में मिले भारी मात्रा में विस्फोटक को नष्ट यहां पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जानकारी जैसे ही मिली उसके तुरंत बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और विस्फोटकों को अपने कब्जे में उसने ले लिया। प्राथमिक जांच जो आई है उसमें पता चला है कि नदी से निकाले गए विस्फोटक में डेटोनेटर नहीं लगा था। पहली नजर में ये नदी से रेत निकालने वाले तस्करों का काम लग रहा है। रायगढ़ पुलिस के साथ एटीएस भी विस्फोटकों से जुड़े हर पहलू की जांच इस वक्त कर रही है। आपको ये भी बता दें कि रायगढ़ जिले के पेड़ इलाके में बोगावती नदी से मिले भारी मात्रा में विस्फोटक की खबर से आसपास के लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं। भोगावती नदी से मिले जिलेटिन की जो छड़ें हैं उनको बांधकर तार से जोड़ दिया गया था, लेकिन कोई इनमें से किसी तरह की बैटरी या फिर टाइमर इसमें नहीं लगा हुआ था। विस्फोटक को नदी से बाहर निकालकर उसकी अब जांच की जा रही है। सुनील सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कहां से आए थे ये पूरे विस्फोटक, कौन लाया था, मकसद क्या था, क्या क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? जया, कल रात में सूचना मिली, उसके बाद उस विस्फोटक को बरामद करके नदी से बाहर निकाला गया और फिर बम निरोधक दस्ते ने आकर देर रात उसे निरस्त किया, उसमें विस्फोट करके निरस्त किया है। अब जो है कि रायगढ़ पुलिस की अलग टीम बनाई गई है और एटीएस भी इस मामले के तह तक जानने की कोशिश में है कि आखिर ये विस्फोटक नदी में कैसे आया और इसे कौन लाया। दरअसल ये जो इलाका है वो रायगढ़ जिला है और रायगढ़ जिले में पेड़ इलाका है। भोगावती नदी है, उसके ऊपर से पुल जाता है, उस पुल के नीचे ही नदी में ये जो है विस्फोटक पड़ा हुआ था। जब किसी की पानी थोड़ा सा कम हुआ तो किसी की नजर गई और उसके बाद सूचना मिलने के बाद पूरी उसे लाकर बाहर निकालकर विस्फोट किया गया है। पहली नजर में फिलहाल यही लग रहा है जांच एजेंसियों को कि ये जो नदियों में से रेत चुराने वाले जो तस्कर हैं उनका ये काम हो सकता है, क्योंकि अक्सर वो विस्फोट करते हैं ताकि जो मिट्टी है ऊपर आ जाए और रेत जो है ऊपर आने के बाद फिर रेत वहां से निकाल सके नदियों में से। लेकिन फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है। अच्छी बात इसमें थी कि डेटोनेटर नहीं लगा हुआ था, इसलिए पुलिस को शायद ये भी शक है कि हो सकता है कि नदी के पुल के ऊपर से जाते समय किसी ने पहले कभी फेंक दिया होगा और अब जब पानी कम हुआ तब वो दिखाई पड़ा है और जिसके बाद अब जांच करी है। बहरहाल एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच करी, क्योंकि मामला विस्फोटक से जुड़ा है। कई जिलेटिन छड़ें हैं जिन्हें तार से बांध कर रखा गया था और आगे जाकर कहीं कुछ अनहोनी करने की किसी को साजिश तो नहीं थी, इसकी भी इस पहले की भी जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की, जिनकी रेगुलर बेल पर अब फैसला आ जा सकता है। कल दिल्ली की जो पटियाला हाउस
कोर्ट है उसने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल कोर्ट में जैकलीन के साथ पिंकी ईरानी पेश हुई। आपको ये भी बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी हैं जैकलीन। सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रही हैं और ईडी इस मामले में उन्हें परेशान कर रही है, जिस पर ईडी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जांच करने की प्रक्रिया यही होती है। इसके बाद जैकलीन के रेगुलर बेल की मांग की गई, जिसका ईडी ने विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं ये कितने बजे फैसला संभावना है आने की, जो फैसला कल पटियाला हाउस कोर्ट ने सुरक्षित रखा, और किस तरह की मुश्किलें जैकलीन के सामने हैं? देखिए, जो फैसला है वो करीब सुबह 10 बजे आ सकता है और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट जैकलीन की को जमानत नहीं देता है तो उनको सीधा जेल जाना होगा, क्योंकि अभी वो इंटरिम बेल पर हैं और उन्होंने रेगुलर बेल की मांग की है। अगर उनको ये बेल नहीं मिलती है तो उनको वहीं से कस्टडी में ले लिया जाएगा और फिर सीधा जेल जाएंगी। लेकिन कल जिस तरह की बहस हुई उसमें जैकलीन ने साफ तौर पर यह कहा कि वो लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं, वो कहीं कभी भी विदेश भागने की फिराक में नहीं थी और जब भी एजेंसी ने उनको बुलाया तो उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी दिया। इसके बाद भी जो ईडी है वो उनको परेशान कर रही है, जबकि ईडी ने कहा कि जैकलीन जो है जानबूझकर विदेश भागने की फिराक में थी। जैकलीन ने जानबूझकर 7.25 करोड़ रुपए के गिफ्ट और कैश लिया सुकेश से और ये भी कहा कि वो उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उन पर जो अपराध है वो गंभीर नेचर का है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब अपराध इतना गंभीर नेचर का है तो अपने बाकी जो आरोपी उन्हें तो आपने गिरफ्तार किया, लेकिन जैकलीन को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों अपनाई? तो इस पर ईडी ने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज के लिए अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। तो 10 बजे जैकलीन की बेल पर फैसला आ सकता है। 10 बजे वो फैसला आ सकता है, जिसे कल कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। देखना होगा कि नियमित बेल यानी कि रेगुलर बेल मिलती है जैकलीन को या फिर जेल जाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश पूरी जानकारी के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने की समय सीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का यहां पर गठन किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द इसकी सुनवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी की जिला मजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए। और बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनावों की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल की 10 गारंटी नाम दिया है। आपका घोषणा पत्र कल ही जारी होने वाला था, लेकिन फिर इसे आज के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें नगर निगम चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने इस बार कूड़े को खासतौर से एक बड़ा मुद्दा बनाया है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में ये चुनाव जो है बड़ी संख्या में इसमें महिलाओं की भागीदारी के लिए भी जाना जाता है। एमसीडी का चुनाव हमारे सहयोगी शरद शर्मा की देखते हैं इस पर रिपोर्ट। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय, दफ्तर के बाहर होर्डिंग पटे हुए हैं। दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में टिकटार्थी डटे हुए हैं, खासतौर से महिलाएं। बायोडेटा जमा करने के लिए बाकायदा एक बॉक्स बना दिया गया है। शकुंतला देवी बीते एक हफ्ते से रोजाना अपने पति के साथ बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। शकुंतला देवी उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार वार्ड से निगम चुनाव लड़ना चाहती हैं। शकुंतला जी का कहना है कि 20 साल से पार्टी की सेवा कर रही हैं। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उनको नहीं जो अपने पति के नाम पर टिकट ले जाते हैं।
ये लोग हैं जो सब घर में बैठे हैं, सबके हस्बैंड काम कर रहे हैं और अपनी बीवियों के नाम से मांग रहे हैं। अच्छा, वो महिला सीट हो जाती है इसलिए उनके नाम से मांग लेते हैं। हाँ जी। तो आप तो कहने हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी की। हाँ, तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को दो, घर बैठी इनको क्यों दे रहे हो? दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 125 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। चांद सोलंकी अपनी पत्नी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला वार्ड से टिकट मांग रहे हैं। बताते हैं कि बीते 32 सालों से साहिब सिंह वर्मा के जमाने से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार सीट जनरल थी तो अपने लिए टिकट मांगी, नहीं मिली। अब महिला के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। कोशिश किया था पहले उसमें एमसीडी के इलेक्शनों के लिए, तब नहीं हमें मिल पाया था। उस टाइम जनरल जेंट्स थी, अब लेडीज हुई है, तो सबसे दावेदार यही हैं आज की इस सीट के लिए। मेरे हस्बैंड 32 सालों से लगे हुए हैं इसमें, पूर्ण रूप से सहयोग किया है हर तरीके से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी चहल पहल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पार्टी ने टिकटार्थियों से अपना बायोडेटा जिला अध्यक्ष को देने को कहा है। 30 साल की अलका शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर वार्ड से टिकट चाहती हैं। बताती हैं कि आधी उम्र अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष और समाज सेवा में निकाल दी। केवल निगम चुनाव से ही उम्मीद है, क्योंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वरना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोची आपने या लोकसभा? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच पाऊंगी। ये तो जैसे तैसे अब एमसीडी में एक मौका मिला है, जैसे तैसे। इससे पिछली बार हमारा वार्ड पहले महिला, फिर एससी, अब महिला हुआ है, तो फिर अब तो चांस नहीं खोना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ऐसी वेट करती रही तो विधानसभा और लोकसभा को तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी अवसर मिल पाएगा। दिल्ली में तीसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। मोना शौकीन 2014 से पार्टी से जुड़ी हैं। 2016 से वार्ड की महिला अध्यक्ष हैं। पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग वार्ड से अपना टिकट पक्का मान रही हैं। पार्टी का सबसे पहले ये कहना है कि 50% महिलाओं को मान सम्मान पार्टी देगी, और जो सत्य भी है। पर वो तो एमसीडी में रिजर्वेशन ही है, मतलब सम्मान देने की बात नहीं है, वो तो जबरदस्ती और रिजर्वेशन है, इस वजह से जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती तो कार्यकर्ता जो झंडे उठा के जो महिलाएं चल रही हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको टिकट नहीं आती। अगर रिजर्वेशन वाली बात भी अगर हम आपसे करें, तो जिम्मेवारी भी है कि जिन महिलाओं ने मेहनत करी है, जिनका अधिकार है, उनको मिली चाहिए। एमसीडी में अब कुल 250 वार्ड हैं। 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 3 प्रमुख पार्टियों से कम 375 महिलाएं तो चुनाव मैदान में होंगी ही। निगम चुनाव के बारे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो नेता पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते हैं, और 5 साल बाद जब रोटेशन के चलते सीट फिर से जनरल हो जाती है, तो अपनी पत्नी को हटाकर खुद चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर राजनीति में महिलाओं को आगे लाना है तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अजय जोसेफ और प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं शिवसेना नेता संजय राउत की। पत्रा चौल घोटाले में 3 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनके सुर क्या नरम पड़ गए हैं, ये सवाल है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने ईडी के खिलाफ बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। देखते हैं रिपोर्ट। 103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यांना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है
कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है, लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाया। दूसरी खबर, झारखंड से जहां ईडी के कस्ते शिकंजे के बीच 2 बदलावों की तैयारी में है सोरेन सरकार। तीसरी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी के साथ होंगे आज आदित्य ठाकरे। चौथी खबर, रामपुर उपचुनाव को लेकर 5 दिसंबर को मतदान, आजम खान की अयोग्यता बरकरार। पांचवी और आखिरी खबर, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की, जिनकी जमानत पर आज आ सकता है फैसला।